मैं रवीश कुमार। मैं इस वक्त भारत से बहुत दूर हूँ और उस चांद से भी जहाँ भारत पहुँचने वाला है। लेकिन मैं जिस चांद की बात करने जा रहा हूँ वहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं और वो किसी की मुट्ठी में बंद हो गया है। दुनिया भर में सूरज की आग में तपते लोकतंत्र को चांद की ठंडक तो चाहिए। ये ठंडक आएगी कहाँ से? सूचनाओं की वास्तविकता से, प्रामाणिकता से और पवित्रता से और साहस से, न कि नेताओं की ऊंची आवाज़ से। सूचना जितनी पवित्र होगी, प्रामाणिक होगी, नागरिकों के बीच भरोसा उतना ही गहरा होगा। देश सही सूचनाओं से बनता है। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और झूठे इतिहास से हमेशा भीड़ बनती है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने का मौका दिया, वरना मेरी माँ और भाभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 महीने पहले जब मैं प्राइम टाइम की तैयारी में डूबा हुआ था, तभी सेलफोन बजता है। कॉलर आईडी पर फिलीपींस लिखा हुआ था। मुझे लगा किसी ट्रोल ने फ़ोन किया है। यहाँ के नंबर से मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है। अगर वो लोग वाकई यहाँ रहते हैं तो उनका इस हॉल में भी स्वागत है। मैं आ गया हूँ। फिलीपींस का नंबर उठाने के बाद जब मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब मैं आपको एक ट्रोल की भाषा सुनाता हूँ, और मैंने फ़ोन को स्पीकर फ़ोन पे ऑन कर दिया, लेकिन अच्छी सी अंग्रेज़ी में एक महिला की आवाज़ आई, मे आई प्लीज़ स्पीक टू मिस्टर रवीश कुमार। हज़ारों ट्रोल में आज तक एक भी महिला की आवाज़ नहीं आई थी। मैंने फ़ोन को तुरंत ही स्पीकर फ़ोन से हटा लिया। उसी तरह से उस तरफ से आ रही आवाज़ मुझसे पूछ रही थी कि मुझे इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, क्या मैं स्वीकार करता हूँ? मैंने स्वीकार किया और यहाँ पर हूँ। सिर्फ मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मोनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि पावर ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, जिस पे मुझे बोलना है। ये समय नागरिक होने के इम्तहान का समय है। नागरिकता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है। ये जानते हुए कि इस समय में नागरिकता पर चौतरफा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में मांझ लेगा, वही नागरिक भविष्य को बेहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा। दुनिया ऐसे नागरिकों के जिद से भरी हुई है। नफरत के माहौल और सूचनाओं के सूखे में कोई है जो इस रेगिस्तान में कैक्टस के फूल की तरह खिला हुआ है। रेत में खड़े पेड़ कभी ये नहीं सोचते कि उनके होने का मतलब क्या है। जहां कहीं भी वो दूसरों के लिए खड़ा होता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहां भी हरियाली हो सकती है। जहां कहीं भी लोकतंत्र हरे मैदान से रेगिस्तान में सबवर्ट किया जा रहा है, वहां आज नागरिक होने और सूचना पर उसके अधिकारी होने की लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है, मगर असंभव नहीं है। नागरिकता के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता हो। आज स्टेट, सत्ता का मीडिया और उसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल हो चुका है। स्टेट का मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दायरा छोटा होना। मीडिया अब सर्विलांस से स्टेट का पार्ट है जो निगरानी करता है। अब वो 4th स्टेट नहीं है बल्कि 1st स्टेट है। प्राइवेट मीडिया और गवर्नमेंट मीडिया का अंतर पूरी तरह से मिट गया है। इसका काम ओपिनियन को डाइवर्सिफाई करना नहीं है बल्कि कंट्रोल करना है। ऐसा भारत और दुनिया के कई देशों में हो रहा है।
न्यूज़ चैनलों के डिबेट की भाषा लगातार लोगों को उसके अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा से बाहर निकालने का मौका खोजते रहती है। इतिहास और सामूहिक स्मृतियों को हटाकर उनकी जगह एक पार्टी का राष्ट्र और इतिहास लोगों पर थोपा जा रहा है। मीडिया की भाषा में दो तरह के नागरिक हो गए हैं, एक नेशनल है और एक एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल वह है जो सवाल करता है, असहमति रखता है। असहमति लोकतंत्र और नागरिकता की आत्मा है। उस आत्मा पर रोज हमले होते हैं। जब नागरिकता खतरे में हो या उसका मतलब ही बदल दिया जाए, तब उस नागरिक की पत्रकारिता कैसी होगी, तब सिटीजन जर्नलिज्म उस माहौल में कैसा होगा। नागरिक तो दोनों हैं, जो खुद को नेशनल कहता है और जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो भी तो नागरिक है। दुनिया के कई देशों में ये स्टेट सिस्टम, जिसमें न्यायपालिका भी है और लोगों के बीच लेजिटिमाइज हो चुका है ये नया सिस्टम, फिर भी हम कश्मीर और हांगकांग के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच लोकतंत्र और नागरिकता की क्लासिक समझ अभी भी बची हुई है और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आखिर क्यों हांगकांग में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों का सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहा? उन्होंने उस भाषा पर भी विश्वास नहीं किया जिसे सरकारें जानती हैं, जो मुख्य धारा की मीडिया की भाषा है। इसलिए उन्होंने अपनी नई भाषा गढ़ी और उसमें आंदोलन की रणनीति को कम्युनिकेट किया। ये नागरिक होने की रचनात्मक लड़ाई है जो हांगकांग ने लड़ी। हांगकांग के नागरिक अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन जगहों के समानांतर, मुख्य धारा के मीडिया के समानांतर नई जगहें पैदा कर रहे हैं, जहां लाखों लोग नए तरीके से बात कर रहे हैं, नए तरीके से लड़ रहे हैं, पल भर में जमा होते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं। अपना ऐप बना लिया है और मेट्रो के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खरीदने की रणनीति अपनी बदल ली है। फोन के सिम कार्ड का इस्तेमाल बदल लिया है। कंट्रोल के इन सामानों को नागरिकों ने कबाड़ में बदल दिया है। यह प्रोसेस बता रहा है कि स्टेट ने नागरिकता की लड़ाई अभी पूरी तरह से नहीं जीती है। हांगकांग के लोग सूचना संसार के आधिकारिक नेटवर्क से खुद ही अलग हो गए और अपनी लड़ाई जीत गए। कश्मीर में दूसरी कहानी है। वहां कई दिनों के लिए सूचना तंत्र को ही बंद कर दिया गया। 1 करोड़ से अधिक की आबादी को सरकार ने सूचना संसार से ही अलग कर दिया। इंटरनेट शटडाउन हो गया, मोबाइल फोन बंद हो गए। सरकार के अधिकारी प्रेस का काम करने लगे और प्रेस के लोग सरकार का काम करने लगे। क्या बगैर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के सिटीजन की कल्पना कर सकते हैं? वो बेचैनियाँ क्या होती होंगी जब अखबार पहुंचना बंद हो जाए, जब आप किसी से बोल ना पाएँ, अपना हाल दूसरे का ना बता पाएँ दूसरे से, या ना जान पाएँ? क्या होगा जब मीडिया, जिसका काम सूचनाएं एकत्र करना है, सूचना के तमाम नेटवर्क अचानक बंद कर दिए जाएं? तब क्या होगा? और मीडिया उसका समर्थन करने लगे कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और वो उस सिटीजन के भी खिलाफ हो जाए जो अपने स्तर पर सूचना ला रहा है या सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सिटीजन जर्नलिज्म कैसे कर सकता है? यह उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के पड़ोसी देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में निचले पायदान पर हैं। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, नीचे की रैंकिंग में ये सब पड़ोसी हैं। जरूरी तत्वों के लिए सबसे जरूरी निर्भीकता के माहौल को बनाए रखे। स्टेट को क्वेश्चन करने का माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। एक सरकार का मूल्यांकन आप तभी कर सकते हैं जब उसके दौर में मीडिया स्वतंत्र हो। इंफॉर्मेशन के बाद अब अगला अटैक इतिहास पर हो रहा है, बल्कि साथ साथ हो रहा है, जिससे हमें ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसी इतिहास को छीना जा रहा है।
आज मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बहुत डरे हुए हैं और एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। आज़ादी के समय भी तो ऐसा ही था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, अनगिनत नाम हैं, ये सब सिटीजन जर्नलिस्ट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने कुछ दिनों के लिए प्रेस को आने से रोक दिया। उन्हें पत्र लिखा कि आप चंपारण सत्याग्रह से दूर रहें। गांधी खुद किसानों से उनकी बात सुनने के लिए बैठ गए। चंपारण में गांधी के आसपास पब्लिक वहाँ की गरीब जनता न्यूज़ रूम बनाकर बैठ गई। आप उन तस्वीरों को देखिए कि एक एडिटर, गांधी एडिटर की तरह मेज़ पर बैठे हैं और लोग जो हैं रिपोर्टर की तरह रोज़ाना की न्यूज़ मीटिंग में शामिल हैं। वो अपनी शिकायतें प्रमाण के साथ गांधी जी को बताने लगी वहाँ की जनता। उसी के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदल गया, जो आपके सामने है, जिसका नतीजा। मैं ऐसे किसी दौर या देश को नहीं जानता जो खबरों के बगैर धड़क सकता है, जिंदा रह सकता है। किसी भी देश को जिंदा दिल होने के लिए सूचनाओं की प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। सूचनाएं सही और प्रामाणिक नहीं होंगी तो नागरिक बदहवास हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से सिटीजन जर्नलिज्म की ज़रूरत तेज़ हो गई है। वो सिटीजन जर्नलिज्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया की कारोबारी स्ट्रेटजी से अलग है। इस हताशा की स्थिति में भी आज भी कई लोग इस गैप को भर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूट्यूब कर रहे हैं, ताकि सिटीजन जर्नलिज्म के एसेंस को, उसके भाव को जिंदा रखा जा सके। उनकी ताकत का असर ये है कि भारत के लोकतंत्र में अभी भी सब कुछ एक तरफा नहीं हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा हो गया है। जनता सूचना के क्षेत्र में अपने स्पेस, अपनी जगह बनाने की लड़ाई आज भी लड़ रही है और कल भी वो लड़ेगी, भले ही वो अब जीत नहीं पाएगी। महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1947 की प्रार्थना सभा में अखबारों को लेकर एक बात कही थी। आज के डिवाइसिव मीडिया के लिए, दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले मुख्य धारा की मीडिया के लिए गांधी के प्रवचन काम आ सकते हैं। गांधी ने एक बड़े अखबार के बारे में कहा जिसमें खबर छपी थी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अब गांधी की कोई नहीं सुनता है। गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की। दोहरा दूं, गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की। आज अखबार डर गए हैं। वे अपनी आलोचना को, वो नागरिकों की आलोचना को देश की आलोचना बना देते हैं, जबकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ासकर न्यूज़ चैनलों की आलोचना अपने इस महान देश के हित में ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इसकी उपलब्धियाँ शानदार हैं, मगर मुख्य धारा का मीडिया गटर हो गया है। गांधी ने कहा था 12 अप्रैल 1947 को कि आप इन निकम्मे अखबारों को फेंक दें। कुछ खबर सुननी हो तो एक दूसरे से पूछ लें, अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझकर अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान वासियों की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू और मुसलमान को मिलकर रहना सिखाते हों। भारत के अखबारों और चैनलों में हिंदू मुसलमान को लड़ाने भड़काने की पत्रकारिता हो रही है। गांधी आज होते तो यही कहते जो उन्होंने 12 अप्रैल 1947 को कहा था, जिसे मैं आज दोहरा रहा हूँ दूसरे शब्दों में, कि इन न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। ये आपके और इस महान भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का दैनिक अभ्यास कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर सिटीजन जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सिटीजन के डेमोक्रेटिक होने की, उसके नागरिक होने की। मैं एनडीटीवी के करोड़ों दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, आलोचनाएं की और बहुत गौर किया। उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। ये पुरस्कार, ये सम्मान उन्हीं करोड़ों दर्शकों का है। मैं आज एनडीटीवी के सभी सहयोगियों को याद करना चाहता हूं।
डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को भी याद करना चाहता हूँ कि मेरे बोलने से उन्हें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है और मालूम नहीं इस भाषण के ख़त्म होते होते कोई दूसरी FIR उनका इंतज़ार कर रहा होगा। मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, मगर मराठी, मलयालम, गुजराती, बांग्ला भाषी दर्शकों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो वहाँ के अखबारों ने इस सम्मान के मिलने के बाद लिखा है, मैं उसका आभारी हूँ। ख़ासकर गुजराती अखबारों का, जिन्होंने काफ़ी दिलचस्पी लेकर मेरे बारे में लिखा, मैं गुजरात का आभारी हूँ। मुझे भारत के नागरिकों ने बनाया है। मेरे क्लासरूम में, इतिहास के क्लासरूम में, मैं अपने इतिहास के श्रेष्ठ शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ कि मुझे दुनिया के बेहतरीन इतिहासकारों ने पढ़ाया है। मेरे आदर्श अनुपम मिश्र याद आ रहे हैं, जो मनीला चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ आए थे। अनुपम जी बहुत ही याद आते हैं। मेरा दोस्त यहाँ नहीं है, जो NDTV के बाहर के दोस्त हैं, चंद दोस्त हैं, मैं उन सब को भी यहाँ से बैठकर याद कर रहा हूँ। यहाँ मेरी पत्नी बैठी हैं, मेरी जीवन साथी, मेरी दोस्त और मेरी बेटियाँ। मैं नौयना के पीछे चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। काबिल स्त्रियों के पीछे हमेशा चला कीजिए, आगे नहीं। अच्छा नागरिक बना कीजिए, इस वक्त की बहुत ज़रूरत है, न सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में और दुनिया के तमाम मुल्कों में। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मंच उपलब्ध कराया। जय हिंद।